नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और दूरदर्शन हिमाचल पर यह खास पेशकश वागधारा मेरा जीवन मेरी ज़ुबानी आज हम लेकर आए आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम खास तौर पर समर्पित रहता है लेखकों के लिए, कलाकारों के लिए। तो आज भी हमारे साथ एक युवा लेखक हैं जो कि अपनी लेखनी से लोगों के दिल तक, उनके जहन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। खैर, आपका तारुफ मैं करवाना चाहती हूं हमारे आज के खास मेहमान से, जो हैं प्रमोद कुमार उर्फ हर्ष जी। नमस्कार जी। आपका हम यहां पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार उर्फ हर्ष, हम आपके बारे में बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें या फिर जो एक आपका प्रोफाइल हमसे जो शेयर हुआ है उसमें आप एक MBA स्टूडेंट भी हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है पर्सनल मैनेजमेंट लॉ एंड वेजेस में, MSc IT भी आप हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो ये मेहमान हैं दोस्तों, हम आपको बताएं ये कोठी सरकाघाट ज़िला मंडी से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे पहला सवाल तो मेरे जहन में ये आता है कि आप IT फील्ड से हैं, MBA आपने किया है, तो ये राइटिंग की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? सबसे पहले तो कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बताना चाहूँगा कि बचपन से ही लिखने का शौक़ था, पर वो ऐसा था कि कागज़ पे लिखा, वो कागज़ उड़ा कहाँ गया कोई पता नहीं लगा। फिर धीरे धीरे जब ये पता लगने लगा कि ये एक रचना होती है, कविता होती है, तो धीरे धीरे लिखने का शौक़ पड़ा। पर जब मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ हमारे जो MD हैं उनकी वाइफ हैं प्रवीण मलिक। अच्छा। वो बहुत अच्छा लिखती हैं, तो मैंने उनकी 2-3 रचनाएं पढ़ी। अच्छा। तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि अगर ये लिखती हैं तो मैं भी कुछ करूं इसमें। और फिर हिंदी में जो लिखना कविताओं का जो मैंने आरंभ किया था उनको देखने से किया था। अच्छा। और जो मैं पहाड़ी में लिखता हूं तो पहाड़ी में जो मैंने लिखना शुरू किया वो हिमाचल के वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनका पिछले साल स्वर्गवास हुआ है, उनको पहाड़ी कबीर बोलते हैं, श्री नवीन हल्दूनवी जी। 17 किताबें लिख चुके हैं, पहाड़ी में ही हैं सारी, और अमेरिका से लोग उन किताबों पे शोध कर रहे हैं। तो उनसे मैंने प्रेरणा लेकर लिखना आरंभ किया था पहाड़ी में। फिर सफ़र शुरू हुआ और धीरे 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 जुड़ता जुड़ता प्रमोद से फिर हर्ष हो गया। एग्जैक्टली, ये मैं जानना चाह रही थी, प्रमोद कुमार से हर्ष। आपका प्रमोद कहलवाना ज़्यादा बेटर लगता है या हर्ष? अगर बात करी जाए लेखनी की तो मैं हर्ष के नाम से लिखता हूँ, और मेरी लेखनी ऐसी होती है और मेरा व्यक्तित्व भी ऐसा ही है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का हो जाता हूँ, और फिर मेरे को लगता है कि मैं हर्ष के नाम से रहूँ तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, तो अभी इस शो पे हम आपको प्रमोद जी कहकर पुकारें कि हर्ष कहकर पुकारें, बताइए। हर्ष कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, आपका नाम है, आपके नाम में ही खुशी है, आपका जो पेन नेम भी है हर्ष। और देखिए ना, जो भी कोई आपको पढ़ता होगा, आपकी लेखनी को पढ़ता होगा, तो आई होप कि उनके भी मन में हर्ष की जो है एक भावना ये आ जाती होगी, राइट? अच्छा, मैं यहाँ पर दर्शकों को ये साझा करना चाहूँगी कि आपको बहुत सारे सम्मानों से भी जो है सम्मानित किया गया है। जैसे साल 2018 की अगर हम बात करते हैं तो आपको काव्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2019 में पहाड़ी गलबात के आप विजेता भी रहे हैं। दिल्ली साहित्य रत्न पुरस्कार भी आपको दिया गया है। 2020 में कोरोना योद्धा सम्मान से आपको नवाजा गया है। और साल 2021 की अगर हम बात करें तो उत्कृष्ट सृजन सम्मान से आपको नवाजा गया है। वहीं साल 2022 में मधुबनी चित्रकला संवर्धन के लिए भी आपको सम्मानित किया गया है। खैर, आप इतने टैलेंटेड हैं और ओवरऑल हर एक जगह से जो है आपको सम्मानित किया गया है। और वैसे भी जब अपने काम को एक्नॉलेज किया जाता है, लोग देखते हैं, तो काफ़ी हद तक संतुष्टि होती है और कुछ और कर गुजरने की चाह होती है। अच्छा, ये मधुबनी चित्रकला के बारे में हमें काइंडली बताइए कि इस तरफ को आपका रुझान कैसे हुआ? बात 2017 की है। मैं YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था। ओके। तो जो मैथिली ठाकुर हैं, लोक गायिका बिहार की, जी 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 जी, तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी। वो वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बना रही थी। फिर मेरे को लगा कि ये तो बहुत आसान है, कि ये तो बना सकते हैं, इजीली बन जाएगी। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, डीपली नेट पे पढ़ा। फिर मेरे को पता लगा कि ये चित्रकला भगवान श्री रामचंद्र के समय से चली है, कि जब वो बारात लेके मिथिला नगरी गए थे तो मिथिला वासियों ने उनके स्वागत में ये पेंटिंग चित्रकला उनके स्वागत में बनाई थी, और ये तब से चली हुई चित्रकला है। तो मेरे को ये लगा कि ये अध्यात्म से भी जुड़ा है और एक संवर्धन के लिए भी हम काम कर सकते हैं इसके लिए। तो फिर मैंने इसको भी
सीखा तो नहीं, मतलब ऑनलाइन जितना भी हो सका मैंने उसको सीखने की कोशिश करी और थोड़ा बहुत करने की कोशिश यू करी। हैव क्रिएटिविटी और टैलेंटेड माइंड भी है। अब देखिए कि उस चीज़ के लिए कोई आपने स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली है, फिर भी आप बखूबी इतनी खूबसूरत चित्रकारी आप करते हैं। और इस बात का प्रमाण है जो साल 2022 में आपको एक पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ये मधुबनी चित्रकला के लिए ही। और आप इसे जिस तरीके से संजोए हुए हैं और आगे भी, क्या आपको लगता है कि इस पर आप किस तरीके का काम करने वाले हैं? देखिए मैम, इसमें मधुबनी चित्रकला जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत समय लगता है। इसमें कचनी होती है, भरनी होती है। अच्छा। तो आपको बॉर्डर बनाना है, फिर बॉर्डर में आपको टाइम देना है, मतलब इसमें बहुत महीन काम होता है। एक पेंटिंग अगर आप बनाओगे तो उसको कम से कम 90 से 100 घंटे लगेंगे। ओह माय गुडनेस। अगर आप एग्जैक्ट उसको सही तरीके से बनाओगे तो आपको 90 से 100 घंटे आपके लग जाएंगे। अगर आपने सिर्फ काम चलाना है तो 2 घंटे में बन जाएगी। आप में काफ़ी पेशेंस है, ये देख करके मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने कहा इतने पेशेंस भी चाहिए, इतना समय लगता है ये पेंटिंग को बनाने के लिए। और अपने आप में एक यूनिक आर्ट फॉर्म ये है और काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो धीरे धीरे लुप्त भी हो रहा है। तो इसे बचाने के लिए, या मैं कहूँ कि अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए, ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। ना सिर्फ ये बिहार मधुबनी में, बल्कि वहाँ से बाहर भी, जैसे आप हमारे हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं, मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप इसे सीख रहे हैं, अपने आप में काबिल तारीफ़ है। अच्छा, मैं आना चाहूँगी कि आप पहाड़ी में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं आप, तो पहले आपको क्या लिखना ज़्यादा सुटेबल रहा, कि पहाड़ी में ज़्यादा आपका हाथ आपको लगा कि लिखा गया, या पहले हिंदी में आपने लिखना शुरू किया? जो मेरा प्रारंभ हुई थी लेखनी की वो हिंदी से हुई थी। अच्छा। मैंने हिंदी में लिखी थी 2 लाइनें, फिर उसके बाद 2 लाइनें से बढ़ती कविताएं, फिर पहाड़ी में भी 2017 से फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। नवीन हल्दुनवीर जी को पढ़ा तो फिर कहीं लगा कि जो हमारी हिमाचल की भाषा है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज भाषाएं हैं, वो विलुप्त की कगार पर हैं, तो उसमें कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने जो विलुप्त शब्द हैं हमारे पहाड़ी के, उनको जोड़ने का कोशिश करी कि अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में, अपनी कहानियों में, अगर मैं कहानी भी लिखूंगा तो मेरी पहाड़ी परिवेश पे कहानियाँ होती हैं। अच्छा। उनमें भी आपके पहाड़ी के शब्द रहेंगे, पूरा ग्रामीण परिवेश रहेगा कहानियों में। तो क्या वो आप पहाड़ी भाषा में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं? कहानियाँ हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन कविताएं आप पहाड़ी में लिखते हैं? जी, कविताएं भी पहाड़ी में हैं और जो कहानियाँ हैं उनके जो शब्द रहेंगे वो आप पहाड़ी में रखेंगे। कि आपको अगर कोई आपकी कहानी पढ़े, फिर मान लो कि हमने लिखा उसमें परेण, अब नए बच्चों को नहीं पता परेण क्या चीज है। एग्जैक्टली। है ना? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है ना? तो जब आप सामने वाला पाठक उसको पढ़ेगा, वो सोचेगा कि परेण क्या चीज है, फिर घर में जाएगा अपने बुजुर्गों से पूछेगा भी दादाजी परेण क्या होती है, तो वो बताएंगे कि वो बांस की छड़ी होती है जो हल चलाते हैं तो बैलों को संभालने के लिए, उसको परेण, ये मंडियाली शब्द है। अच्छा। तो इस तरह से हम जो हमारी विलुप्त भाषा के शब्द हैं उनको हम संजो सकते हैं, क्योंकि कहानी ऐसी है कि वो बांध के रखती है, कविता है वो बांध के रखती है, एक लय रहती है कविता में, आपका जो भाव कंटिन्यू चला रहता है, निरंतर चला रहता है, और एक अंत में एक सुखद अंत होता है, कई बार दुखद रहता है, ऐसे कहानी में होता है। लेकिन उसमें एक मैसेज रहेगा, एक तो आपको मैसेज रहेगा, सामाजिक मैसेज रहेगा, लेकिन एक आप भाषा के प्रति जो आपका जिम्मेदारी है आप उसको भी निभा रहे हैं, कि वो जो विलुप्त होने के कगार पे हैं शब्द, भाषाएं, वो कहीं ना कहीं ऐसे जिंदा रहेंगी। अच्छा, देखिए आपकी राइटिंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप गज़लें भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं आप, तो ये कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे आप इंस्पायर हुए इस चीज़ को लेकर के, कि स्टोरीज़ भी लिखनी है, पोइट्रीज़ भी लिखनी है, सॉन्ग्स भी लिखने हैं, गज़ल्स भी लिखनी है, कैसे? ये शौक की बात होती है, और सबको 24 घंटे मिले हैं जीवन में, है ना? एक दिन में 24 घंटे मिले हैं ना, उसमें आप 10 घंटे तो अपने निकाल लीजिए ऑफिस के लिए, उसके बाद 8, 6, 7 घंटे आप और सोना भी है, तो बाकी जो रहता है वो आपके शौक पे निर्भर करता है। और जो 4 घंटे बच जाते हैं उसको आपको डिवाइड करना है कि आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। या तो आप फोन स्क्रॉल कर लो, या तो आप कुछ लिख लो, या तो आप कुछ लिख लो, या तो पेंटिंग बना लो, या तो आप कोई और क्रिएटिविटी कर लो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इट डिपेंड्स क्रिएटिविटी जो है, आपका इंटरेस्ट आपका किस तरफ लेके जा रहा है। चलिए, अब मेरी ये तलब हो रही है कि क्यों ना आपसे पहाड़ी से शुरुआत करते हैं। कुछ पहाड़ी में आप काइंडली हमारे दर्शकों को जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं एकदम लाइव, उनके लिए कुछ आप सुना पाएं। मैं पहाड़ी में एक हास्य कविता लिखी थी, गीत है वैसे। अच्छा।
वो मैंने खुद लिखा है और उसको लयबद्ध भी किया है। तो मैं Very good. उसकी आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा, उम्मीद है दर्शकों को भी पसंद आएगी जी। हाउ कियां लिखूं हुण कविता लिखने नहीं देंदी मिंजो लाड़ी हाउ कियां लिखूं हुण कविता लिखने नहीं देंदी मिंजो लाड़ी जे हम बैठे दा कहानी बनाने जे हम बैठे दा कहानी बनाने ताली से बोले दा जा कणक पे आने ताली से बोल दी जा कणक पे आने काली पक गई ओ काली पक गई हुण रोटी सारी हाउ कियां लिखूं हुण कविता मिंजो लिखने नींद दी लाड़ी। बहुत खूब शानदार। और देखिए ना कितने नेचुरल तरीके से आपने ये भाव लिख डाले हैं। तो ऐसे क्या एग्जैक्टली जब आप ये लिख रहे थे तो क्या ऐसा कुछ हो रहा था या सिर्फ ऐसे ही जहन में आ गया, किसी और की सिचुएशन देख के लिख डाला? देखिए एक बात होती है कि जैसे मुख्यतः कहा जाता है कि एक सफल स्त्री के पीछे उसके पुरुष का हाथ रहता है, ठीक है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पीछे मेरी वाइफ का पूरा हाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो ना हो तो लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे से छूटती हैं, बहुत चीजें ऐसी छूटती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सब्जी लाना भूल गए। अच्छा। तो फिर वो बेचारी क्या करेगी, वो आलू मटर बना देगी, टमाटर नहीं डालेगी, मतलब कंप्रोमाइज करेगी ना कि कहीं ना जो आधा घंटा सब्जी लाने जाएगा वो कुछ और लिखेगा। तो मतलब इस तरह से गृहस्थी चल रही है। और ये पोइट्री भी इसी तरीके से चल रही है, मुझे लग रहा है। बहुत खूब और बहुत शानदार। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जो राइटअप्स हैं, आपकी जो स्टोरीज हैं या फिर आपकी पोइट्रीज हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आपकी वाइफ है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। चलिए, बहुत खूब अच्छा लगा ये जान करके। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी जो विषय वस्तु रहती है जब आप लिखते हैं जी, तो मेन सेंट्रल आइडिया आपका क्या रहता है जब भी आप कुछ लिखते हैं? तो मैं महिला प्रधान कहानियाँ लिखता हूँ, महिला प्रधान आपकी गज़लें रहती हैं और जो कविता हैं वो भी उसी पे रहती हैं, उसी पे आधारित रहती हैं। मतलब कुल मिला के वुमेन्स पे और ग्रामीण परिवेश पे आधारित रहती हैं। अभी रिसेंटली रविवार को मेरी कहानी आई थी डिजिटल इंडिया। अच्छा। ये आपकी हिमाचल दस्तक पे आई थी। तो उसमें जो मुख्य नायिका थी जानकी देवी, वो डिजिटल इंडिया की शिकार थी। फिर उसके पीछे, उसके पहले मेरी एक कहानी और आई पिंक प्लाजो, वुमेन्स डे पे, महिला दिवस पे, तो वो भी वुमेन्स डे के इर्द गिर्द घूमी कहानी। अच्छा, ये आपने पहले डिजिटल इंडिया की बात की, तो इसके बारे में काइंडली हमें बताइए। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग कि क्या थी ये स्टोरी। आई एम सॉरी हमने नहीं पढ़ी या हम तक नहीं पहुंची, बट जो इस वक्त आपको देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उसके जरिए मैं जानना चाहूँगी कि वो स्टोरी के बारे में थोड़ा बताएं यहाँ पे। डिजिटल इंडिया संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कुछ पक्ष ऐसे हैं जहाँ पर ये सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा। जो मेरे को लगा कि अभी हमारा जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है, अशिक्षा है, गांव में बहुत ज़्यादा अभी उतना जो कहा जाए कि इंटरनेट की सुविधा उतनी नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है। चलो हम तो जो 80 बर्थ हैं, 90 बर्थ हैं, उनको तो है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन उससे जो पहले की पीढ़ी है, जो हमारी जैसे दादी हैं, ताई हैं, जो वो हैं, वो उतने हैबिचुअल नहीं हैं उस चीज़ के। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि जो जानकी देवी है वो अपनी मंथली जो उसकी वृद्धावस्था पेंशन है उसको पाने के लिए डिजिटलाइज जो ये है उसका शिकार हो जाती है। उसको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए कि वो बेचारी एक शहीद की माँ होने के बावजूद, शहीद की विधवा होने के बावजूद उसने अपनी पूरी पेंशन और जो भत्ते मिले थे उसने सरकारी स्कूल को दे दिए कि कल को क्या पता इस स्कूल से देशभक्त निकले। वाह, उसने वो सारी अपनी सरकारी सुविधाओं का उसको मना कर दी कि मैं नहीं लूंगी। और जब पूरा उम्र उसने मजदूरी करी और मजदूरी करने के बाद जब उसके मजदूरी ना हो पाई तो प्रधान जी ने उसको पेंशन लगवाई, वृद्धावस्था, जिसकी 3 महीने की पेंशन उसकी रुकी थी और वो नहीं मिल रही थी। उसके वो पाने के लिए उसकी पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमी है डिजिटल इंडिया। बहुत खूब। अच्छा, ये क्या कोई इमेजिनेशन था जिसको लेकर के आपने पूरी स्टोरी लिख दी, या फिर कुछ ऐसा कुछ आपने होते हुए देखा आसपास में कि और आपको लगा कि इसे शब्दों में उकेरा जाए? अगर ये देखा जाए, होती हैं आपकी स्टोरीज? ये प्रैक्टिकल रहती हैं और थोड़ा उनको कहानी का रूप देना पड़ता है नेचुरली। तो इस कहानी की जो मुख्य नायिका है
वो मेरी नानी है। ओह वाह। बट जो इसका अंत हुआ कहानी का, दुखांत है, जो मेरे जो लिखने में है दुखांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट ऐसा ही था कि नानी का कुछ पेंशन का चलता था, तो वो जो था कर्मचारी, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, मतलब वो उससे आज आधार कार्ड लाओ, आज वो लाओ, अपग्रेड करना है, परेशानियां वो सारी जो है। अब देखिए, एक साहित्य के जरिए आपने उसे लिखने की कोशिश की, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपकी इस लेखनी से, क्योंकि काफी हद तक ये हकीकत के बहुत नजदीक है, तो उससे रिलेट कर भी पाते होंगे। एक अच्छी बात है, और यही शायद एक साहित्यकार का एक फर्ज भी है कि हमारे आसपास की जो स्थितियां हैं उससे लोगों को जागरूक करवाना, उनके साथ रहना। गाँव कोठी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है वो पूरी? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो शहीद कैप्टन दीपक गुलेरिया वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चोलथरा से हुई है। ओके। 12वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरी जो स्नातक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिग्री कॉलेज हमीरपुर, ओके, वहाँ से हुई। फिर उसके बाद मैंने MSc IT करी। उसके बाद फिर मेरे को MBA कर रहे, उसके बाद फिर MSc IT, तो उसके बाद पर्सनल डिप्लोमा लॉ एंड वेजिस। तो ये कुल मिला के सफर चलता रहा और चलता रहा और शायद अभी भी चल ही रहा है, अभी भी चलना चाहिए इनफैक्ट। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लिखते हैं, आपकी लेखनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो अभी मैं कुछ और भी सुनना चाहूँगी, कुछ और है जो आप हमारे दर्शकों के लिए आप लेकर के आए हैं? बिल्कुल सुनाएंगे। देखिए मैम, क्या रहता है कि महिलाओं पे सब लिखते हैं, मोस्टली मैं भी लिखता हूँ, सभी लिखते हैं। ठीक है। माँ पे बहुत ज़्यादा लिखा गया है ना, कि हर जगह माँ रहेगी, बहन रहेगी, है ना, बीबी रहेगी, यही रहती है, यही किरदार घूमते हैं हर किसी के। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संवेदना प्राप्त करते हैं हम जो राइटर्स हैं ना, महिलाओं के ऊपर लिख के, क्योंकि महिलाओं को हमेशा कमजोर दिखाया गया है हमारे समाज में। तो मैंने कविता लिखी कि मर्दों का क्रोशिया, कि हम जो मर्द हैं हम भी क्रोशिया चलाते हैं। जरूरी नहीं है कि औरतें ही क्रोशिया चलाती हैं। हाँ। तो कविता है, अतुकांत कविता है, जिसे वो खुली कविता बोलते हैं, कि ये सच है कि मर्द क्रोशिया चलाना नहीं जानते, ये सच है कि मर्द क्रोशिया चलाना नहीं जानते, मगर वो रोज बुनते हैं अनगिनत इच्छाओं के धागों से सपनों का मफलर। रोज सुबह चुपचाप निकल पड़ते हैं घर से ढूंढने उन गर्म ऊन के उन धागों को, और पसीने से बनी सलाइयों पर चढ़ा देते हैं उस ऊन को, और सोचते हैं जब शाम को ये मफलर पूरा होगा तब मेरे अपने नहीं गुजारेंगे कड़कड़ाती सर्द रात खुले आसमान के नीचे। और शायद ये वही मफलर है हर्ष जिसे तुम भी बुन रहे हो कब से, पर मगर अफसोस ये पूरा ना हो पाया। ये है मर्दों का क्रोशिया। बहुत खूब और बहुत ही गहरी बात आपने अपनी इस कविता में लिखी है, और ये भी हकीकत है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और आपने हास्य रस पर आप ज़्यादातर अपनी रचनाएं आप लिखते हैं, ऐसा। और अच्छा, आपका जो पहला काव्य और कहानी संग्रह आया था वो था खामोश दर्द। बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। खामोश दर्द 2018 में आया था, और ये मेरा पहला था कोई जो एक लेखक की जो पहली एक रचना थी, कविता थी, कहानियां थी, वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्यों ना दोनों को मिक्स करके परोसा जाए। तो उसमें क्या रहा कि मेरी 10 कहानियां और 30 कविताएं थी। तो हमने क्या किया कि 5 के बाद एक कहानी, क्यों कई बार ऐसा होता है कि कविता पढ़ के बंदे के दिमाग में ना वो भारीपन आ जाता है, तो कहानी ईजिली आपके सामने आ जाती है। तो वैसे रखी थी, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा, हिमाचल से भी अच्छा रहा, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो महाराष्ट्र से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था उस किताब का। और मेरे को पहली बार अमेज़न से 5000 रुपये मिला था। अरे वाह, क्या बात है। कि वो अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उसका। कमियां थी, बहुत कमियां थी, पहला प्रयास था लेकिन कमियां थी, लेकिन बहुत अच्छा उसका। इसके अलावा भी जो है आपके बहुत सारे काव्य संग्रह आए हैं जो कि साझा काव्य संग्रह रहे हैं। तो आप कुल मिला के मैं क्या मानूं कि कितने सालों से आप लिखते आ रहे हैं? अगर आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो 2015 से, और बिना ऐसे जब 2 लाइनें आपने लिख दी थी और वो उड़ गई थी पर्चे में। वो तो जब लिखी थी जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था। अच्छा, उस दौरान से। हाँ जी।
और ये एक जो अभी मैंने जो खामोश दर्द का आपने जिक्र किया, उसमें कविता लिखी थी खिंद। अच्छा। वो 2 लाइनें तब लिखी थी जब मैं 5वीं में था। मैं सुनना चाहूंगी जरूर, अगर आप वो हमें सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सुनाएंगे उसको आप। और 5वीं कक्षा में जब आप थे तब आपने वो लाइंस लिखी थी और वो आपने अब यूज की हैं? वो मेरे के दिमाग में थी खाली। तो जो खिंद है, जो हमारी मम्मी मासी घरों में बनाती हैं वेस्ट कपड़ों से ओढ़ने के लिए, रजाई तो बाई ना, तो खिंद, तो उसमें था कि जब वो मम्मी बरसात के दिनों में बनाती तो मम्मी के साथ मासी आती, चाची आती, वो सारी बैठ के ना आंगन में बरामदे में वो बनाती, उसको बनाती, फिर वो कहीं ना खो जाती उसमें और उनकी आंखों में पानी आता। फिर मेरे मन में ये ख्याल आता कि ये क्यों रोती हैं, खिंद बनाती है तो अच्छी बात है कि घर के लिए चीज बन रही है ना, कि एक नई चीज खिंद बन जाएगी। फिर मेरे मन में ऐसे ख्याल रहता था कि भाई माँ की आंखें क्यों हो जाती हैं भारी। तो कविता है कि आंसुओं से भरकर माँ की आंखें हो जाती हैं भारी, आती है घर में जब भी खिंद को मुरम्मत करने की बारी। लीर कतरों को जोड़कर इसका रूप बनाया, इन सतरंगी टुकड़ों ने जीव इतिहास दोहराया। साटन का सूट माँ ने दिया था लोड़ी पर, हरे रंग की वर्दी जिसपे मुन्ना ने गिराई थी तरकारी, शायद इसीलिए माँ की आंखें हो जाती हैं भारी, शायद इसलिए माँ की आंखें हो जाती हैं भारी। कि अब कच्चे रास्ते सीमेंट से पटने लगे हैं, कि कच्चे रास्ते सीमेंट से पटने लगे हैं, इन चिथड़ों के मोल अब घटने लगे हैं। खद्दर की जगह अब सिल्क हो गया और खरीद लिया वजूद इसका किसने, आया था कौन व्यापारी। सीते हुए इन चिथड़ों को, कि सीते हुए इन टुकड़ों को माँ जी लेती है अपनी जिंदगी फिर से सारी, इसीलिए हर्ष माँ की आंखें हो जाती हैं भारी, इसीलिए माँ की आंखें हो जाती हैं भारी। बहुत खूब, बहुत खूब। और हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। आपका लास्ट मैसेज हम लेना चाहेंगे तमाम दर्शकों के लिए जिस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्यक्रम के आखिरी में मैं पहाड़ी कवि हूँ, तो आपको एक गाना सुनाऊंगा हिमाचली भाषा के ऊपर। 2 लाइनें हैं कि मांचलारी मांचली मशहूर, ओ भी बोले जेड़ा रेंदा दूर, मांचलिया बोल मितरा, ओ पहाड़ी आच बोल मितरा, कांगड़े दी कांगड़ी चंबे दी चंब्याली, कांगड़े दी कांगड़ी चंबे दी चंब्यारी, लौड़ारी लौड़ी कुल्लूरी कुलबी, कुल्लूरी कुलबी लौड़ारी लौड़ी, मंडी च मंड्याली मशहूर, मांचलिया बोल मितरा, बहुत खूब, बहुत खूब। बोल मितरा। आपको रोकने का मन तो नहीं करता, पर क्या करें कि अब वक्त इजाजत नहीं देता कि हम कुछ और आपसे ज्यादा सुन पाएं, लेकिन हमारे दर्शकों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया होगा, भरपूर लुत्फ उठाया होगा। इसी कामना के साथ आप यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी लेखनी हमारे साथ शेयर की और यूं ही आप लिखते रहें और आने वाले समय में आपको यूं ही प्रोत्साहन मिलता रहे और पुरस्कारों से नवाजा जाए, यही हमारी शुभकामना आपके लिए। फिलहाल आज वागधारा कार्यक्रम में इतना ही। दें आप हमें इजाजत, लेकिन देखते रहें दूरदर्शन हिमाचल।